नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर का आपका विज्ञान शिक्षण साइंस टीचिंग, और साइंस टीचिंग में हम लोग धीरे धीरे विज्ञान के अर्थ क्या होते हैं, इनकी परिभाषाएं क्या होती हैं, विज्ञान के उद्देश्य क्या होती हैं, आवश्यकताएं क्या होती हैं। तो आप लोग ये सब चीज़ें आप जाके पीछे प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख लीजिएगा। आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे विज्ञान शिक्षण साइंस टीचिंग में कि विज्ञान का अन्य विषयों से सहसंबंध क्या होता है, कि जो हमारा साइंस टीचिंग है इसका जो अन्य विषय हैं उनसे इनका संबंध क्या है। कोरिलेशन ऑफ साइंस विथ अदर सब्जेक्ट, क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि आपका विज्ञान आपका है तो वो विज्ञान आपकी जो साइंस है, जैसे मान लीजिए मैथ से कैसे संबंधित है, विज्ञान जो है साइंस है आपका इतिहास से कैसे संबंधित है, विज्ञान जो है आपका हिंदी से कैसे साहित्य मतलब भाषा जो हमारी है उससे कैसे संबंधित है, इतिहास से कैसे संबंधित है, जीव विज्ञान से कैसे मतलब अलग अलग जितनी भी विज्ञान हमारे हैं और उनसे जो भी रिलेटेड और भी जो हमारे सब्जेक्ट हैं, जो और भी हमारे जो विषय हैं उनसे वो किस तरह से संबंधित है, कैसे एक दूसरे से कोरिलेशन है, कैसे एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे, अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले आप चैनल पे जितने भी लोग नए हों वो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए, जिससे कि आप लोगों को आगे वाली वीडियो मिलती रहे। नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन कर दीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो हमारा सहसंबंध है विज्ञान शिक्षण साइंस टीचिंग में कि सहसंबंध होता क्या है, आपका कोरिलेशन जो है वो क्या होता है। तो सहसंबंध से ही हमारा तात्पर्य है, जो हमारा सहसंबंध से ही हमारा तात्पर्य है कि जब दो या दो से अधिक घटनाएं या दो या दो से अधिक कोई वस्तु है या विषय वस्तु कोई है, उसको व्यक्ति के भाव को आदि ऐसे मतलब कहने का मतलब कि दो या दो से अधिक कोई विषय आपस में जुड़ जाए, दो कोई ऐसी घटनाएं हैं जो आपस में उस घटना को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए। जैसे होता क्या है कि जब कोई टीचर जब पढ़ाता है कक्षा में तो वो किसी भी अगर पाठ्य वस्तु को अगर वो पढ़ा रहा है तो उसको पिछले पूर्व ज्ञान से उसको जोड़ने का प्रयास करता है, तो विषय वस्तु से जोड़ने का प्रयास करता है, उसका कोई प्रकरण होगा उस प्रकरण से जोड़ने का प्रयास करता है, अपनी पुरानी घटना से जोड़ने का प्रयास करता है, या कोई व्यक्ति या भाव आदि में पूर्णतया सीधा संबंध होता है उसका संबंध जोड़ने का प्रयास करता है। जैसे आज हमारा विज्ञान है, साइंस है, तो हमारा साइंस पहले प्राचीन काल से चला होगा, वहाँ से कुछ चीज़ें मिली होंगी, वहाँ से खोज करने लोग शुरू किए होंगे। आज के आधुनिक युग में हमें बहुत को ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें मिलने मतलब हर एक ऐसा कोई मतलब क्षेत्र नहीं है जिसमें कि हमारा साइंस आज के डेट में विकास नहीं कर रहा है, या आज के डेट में हमारा साइंस के थ्रू अगर हम देखें तो हमारा साइंस उस जगह पे विद्यमान नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा सहसंबंध है यह इससे तात्पर्य दो या दो से अधिक घटनाएं, प्रकरण, कोई वस्तु, व्यक्ति का भाव आदि इन सभी भागों से पूर्णतया सीधा तरीके से या सीधे पूर्ण तरीके से वो क्या है संबंधित है, और उसे ही हम क्या कहते हैं तो सहसंबंध कहते हैं। सहसंबंध क्यों मतलब सहसंबंध के विषय में जो है ये सहसंबंध होता क्या है, या विज्ञान शिक्षण हर एक विषय में क्यों मतलब आवश्यक हो गई है। तो विज्ञान शिक्षण जब किसी अन्य विषय में ये हम विज्ञान शिक्षण या सहसंबंध का उपयोग क्यों करते हैं तो उसमें एक रोचकता लाता है। जो हमारा विज्ञान जो हमारा है, जो हमारा साइंस है, किसी भी विषय के साथ उसके रोचकता लाता है, उसमें रुचि का प्रयोग करता है। मतलब ऐसी मतलब साइंस टीचिंग का अलग अलग तरह का प्रयोग अगर हम करें, अलग अलग तकनीक का अगर हम प्रयोग करें, जैसे आज के डेट में क्या हो गया है, आज आप क्लास में पढ़ते थे लेकिन आज हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे हैं तो इस तरह से स्मार्ट बोर्ड या फिर मान लीजिए हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है लेकिन अलग अलग माध्यमों से अगर हम आपको सिखाएं, यही फिगर बना देते, स्मार्ट बोर्ड अगर मेरे पास रहता तो आपको वो सब चीज़ें आपको रुचि बना हुआ रहता, आप हमें छोड़ के नहीं जाते। तो वही चीज़ कह रहा है कि जो सहसंबंध है, सहसंबंध से विषय की रोचकता में वृद्धि होती है, कि जो हमारा सहसंबंध है अलग अलग विषयों के साथ उसमें रोचकता की मतलब उस रोचकता में हमारी वृद्धि होती है। इससे जो विषय होता है जो हमारा साइंस है, उस साइंस से ऐसे तकनीकों का प्रयोग कराया गया है जिससे कि हमारे जो विषय होते हैं वो हमारे विषय सरल हो गए हैं, बहुत आसान हो गए हैं, उसको हम ईजी बना लिए हैं कि हमको पढ़ना आज के डेट में बहुत आसान हो गया। जैसे क्या हुआ, मान लीजिए कोरोना काल आया था तो आज क्या हुआ, तो ऐसे होता था कि अब तो हम स्कूल नहीं जा पाएंगे, अब तो हम विद्यालय नहीं जा पाएंगे, अब हमारी पढ़ाई कैसी होगी, या हमारा पेपर कैसे हम दे पाएंगे, हम कैसे पास होंगे। तो हुआ क्या, ऑनलाइन माध्यम शुरू हो गया। ऑनलाइन में क्या हुआ, घर बैठे आप पढ़िए मोबाइल से। तो ये सब आपको सरल कोई ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि आपको कोई भी आपको अगर कठिनाई किसी भी क्षेत्र में आ रहा है तो आपको आसानी उसमें आपको हो रहा है। जैसे पहले मान लीजिए क्या होता था, पहले गर्मी का दिन था, धीरे धीरे क्या हुआ, लोग
पंखा लेके आए, पंखा के बाद क्या किए, धीरे धीरे आज के डेट में एसी कूलर आ गए। तो ये सब क्या है, ये सब आसान बनाते हैं हमारे जीवन को, हमारे अनुभवों को क्या करते हैं, ये लोग आसान बनाते हैं। तो यह जो सरल बनाता है उसके साथ ही यह मानव के मस्तिष्क में विद्यमान पूर्ण अनुभवों को नवीन अनुभवों से जोड़ने का प्रयास करता है या जोड़ने का कार्य करता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, सहसंबंध कहते हैं। हम समझ रहे हैं कि आप सहसंबंध समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर तरीके से स्पष्ट हो गया होगा। सहसंबंध का मतलब यह है कि आपको किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विषय में आपको एक दूसरे के साथ जोड़ना, एक दूसरे के साथ संबंध मतलब स्थापित करना या किसी अपने विचारों को व्यक्त करना, उस उनकी जटिल से जटिल समस्याओं को आप आसान बनाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सहसंबंध कहते हैं। ये आपके अलग अलग विषयों में, जैसे हमारा विज्ञान शिक्षण है तो विज्ञान शिक्षण का अलग अलग विषय में क्या उपयोग है, क्या उसकी आवश्यकताएं हैं, इसको आज हम लोग जानेंगे। जैसे मान लीजिए एक परिभाषा भी आप सुन लीजिए क्या है। जैसे मान लीजिए कि जॉन लॉक हैं, जॉन लॉक हमारे जो एक वैज्ञानिक हैं, तो जॉन लॉक के अनुसार जॉन लॉक कहना भी चाहते हैं, कहते भी हैं, क्या कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम के बहुत, जो हमारा पाठ्यक्रम जो हमारा है, जो हमारा जो सिलेबस जो हमारा है, उस सिलेबस के थ्रू या हमारा जो पाठ्यक्रम है उसके बहुत से विषयों के बीच आमने सामने के संबंध के ही सहसंबंध कहते हैं। कह क्या रहे हैं कि जो भी हमारे विषय हैं, जो भी हमारे विषय वस्तु हैं, जो भी हमारा पाठ्यक्रम है, उसका एक दूसरे के साथ या उस विषय का एक दूसरे के साथ एक दूसरे विषय के साथ उसका आमने सामने या उसका एक दूसरे से सहसंबंध, एक दूसरे से जुड़ाव जो हमारा निकल करके आता है या जो हमारा जो संबंध जो बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सहसंबंध कहते हैं। हम समझ रहे हैं कि ये बातें आपको सहसंबंध एकदम क्लियर हो गया होगा कि को रिलेशन क्या है, सहसंबंध क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं, आपको हेडिंग के माध्यम से, कुछ नोट्स के माध्यम से हम आपको देने का प्रयास किए हैं। इसको भी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। देखिए सबसे पहला ही आपका क्या है कि विज्ञान विषय, कौन सा, विज्ञान का, जो हमारा विज्ञान है, जो हमारी साइंस है, उस साइंस का हमारे भाषा से क्या संबंध है। जो हमारा विज्ञान है उसका जो हमारा भाषा है, लैंग्वेज है, उसमें हमारा क्या संबंध है या उससे किस तरह से वो कोरिलेट है, कोरिलेशन उसका है, कैसे वो एक दूसरे के साथ सहसंबंधित है, उसको आइए हम लोग जानते हैं। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हम आपको पहले ही बता दिए कि अपने विचार को, मानव के विचार को, उनके भावों को वो जानने का प्रयास करता है या उनके भाव में, विचारों में भी अभिव्यक्ति को वो आगे मतलब अलग से अलग अलग नई नई तकनीकों के माध्यम से हम उसमें विचारों में भी अपने अलग अलग तरीके से जानने का प्रयास करते हैं, या उनके जो भाषा है, उनकी भाषा के माध्यम से उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास हम करते हैं। तो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा एक सार्थक व सशक्त माध्यम है। जो हमारा भाषा है, जो हमारे विचार हैं, उसको व्यक्त करने के लिए जो भाषा हमारी होती है, ये भाषा एक सार्थक और एक सशक्त, सार्थक व सशक्त माध्यम है। और यदि व्यक्ति का भाषा पर अगर अधिकार नहीं है, अगर भाषा पे उस व्यक्ति का अधिकार नहीं है, उसे क्या बोलना है, कब कैसा बोलना है, उसकी भाषा पे पकड़ नहीं है, उसका नहीं अधिकार है, भाषा मतलब उस व्यक्ति पर अधिकार नहीं है, तो जन साधारण के लिए विज्ञान क्षेत्र से प्राप्त जितनी भी उपलब्धियां हैं उनका उपयोग वह नहीं कर सकती है। अगर आप जैसे कह सकते हैं, अगर आप पे भाषा पे पकड़ नहीं है, आप किसी भी चीज़ों को, अगर कठिन से कठिन विषय वस्तु है, कठिन से कठिन पाठ्यक्रम आपका है, उसको अगर आप आसान बना करके आप अपने दैनिक जीवन में या व्यवहारिक जीवन में आप उसको नहीं अगर आप बता पाएंगे, तो उससे क्या होगी, कठिनाइयाँ और बढ़ती जाएगी और लोग परेशान होते जाएंगे। तो भाषा एक ऐसी वस्तु है, विषय वस्तु है, जिससे कि हम किसी भी जटिल से जटिल समस्याओं को, जिससे हम जितने भी जटिल से जटिल, कठिन से कठिन समस्याएं होती हैं, उनको हम आसान बनाने का प्रयास करते हैं। वही चीज़ है कि उनका अधिकार, मतलब एक भाषा की एक अधिकार है, भाषा भी अपने आप में, जिसको कि वो क्या करती है, किसी भी वस्तु को मतलब सरल बना देती है कठिन से। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो उपयोग नहीं हो सकती, अगर वो आसान नहीं बना सकते हैं तो हम उसका कोई भी उपयोग नहीं कर पाएंगे। और विभिन्न लेखों एवं कहानियों में, जैसे भाषा क्या होती है, कहानी के माध्यम से, लेख के माध्यम से, ऐसे पत्र पत्रिकाएं होती हैं जिसको कि हम आसान मतलब सरल से सरल भाषा में आपको, जैसे मान लीजिए कि आपकी किताब ही आप पढ़ते हैं, साइंस टीचिंग आपको हम, लेकिन हम उसको क्या किए कि आपको आसान से आसान माध्यम में आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, सरल से सरल माध्यम, सरल से सरल भाषा में आपको नोट्स दे दिए। तो इससे आपको क्या होगी, आसानी हो जाएगी। उस शब्द को जो क्लिष्टता होगी उसको आपको अगर हम समझा दें तो आपको आसानी हो जाएगी, सरलता हो जाएगी, सहज हो जाएंगे आप उसको समझने में। तो वही कह रहा है कि विभिन्न लेख एवं कहानियों में भी विज्ञान के शब्दों का प्रयोग मिलता है और इस प्रकार विज्ञान भाषा एवं साहित्य
से संबंध स्थापित करता है कि जो हमारा हिंदी है, जो भाषा हमारी है, उस भाषा का विज्ञान जो हमारा है, उस विज्ञान का भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उस भाषा में भी उपयोग हो रही हैं। जैसे कहानियाँ आदमी लिखता है, तो जो कहानी विद्वान लोग जो लिखते हैं, हमारे कहानीकार, तो वो लोग विज्ञान के ऐसे बहुत सारे विषय वस्तु का वो उसमें यूज करते हैं, बहुत सारे उनके भाषा, उनके शब्दों का वो यूज उसमें करते हैं अपने कहानियों के माध्यम से, और बताने का प्रयास करते हैं कि हमारा विज्ञान आज कहाँ, पहले कहाँ था और आज विज्ञान हमारा कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, बहुत सारी कविताएं होती हैं जिसमें वो अपने शब्दों का डाल करके और विज्ञान की वो जिक्र चर्चाएं वो करते रहते हैं। आगे देखिए, संबंध स्थापित करता है। अतः विज्ञान के ज्ञान को सरल, स्पष्ट, आकर्षण, हम आपको पहले बताए कि जितने भी कठिन से कठिन या जटिल से जटिल जो शब्द होते हैं उसको सरल बनाना, उसको स्पष्ट करना और उसको आकर्षक रूप देने में भाषा की आवश्यकता होती है। ये जो भाषा हमारी है वो हमारी भाषा अलग अलग विषयों में कि मतलब जटिल से जटिल समस्याओं को आसान बनाने का प्रयास करती है। यह हमारा क्या था, विज्ञान विषय का भाषा में सहसंबंध या भाषा से सहसंबंध क्या था। हम समझ रहे हैं कि आप ये पॉइंट आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि विज्ञान का अलग अलग, मतलब बता तो रहे हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में अगर पूछ दे कि विज्ञान का अन्य विषयों के साथ संबंध, तो आप विज्ञान का अन्य विषयों के साथ विज्ञान के ही 3 भाषाएं, मतलब 3 जो आपके हैं, तो जैसे जीव विज्ञान हो गया, आपका भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया। तो विज्ञान का रसायन विज्ञान में क्या महत्व है, विज्ञान का जीव विज्ञान में क्या महत्व है, आप हेडिंग डालिए, इतिहास में क्या महत्व है, गणित में क्या महत्व है, और आपको हम टॉपिक वाइज दे करके जितना होगा हम आपको नोट्स भी देने का प्रयास करते हैं। और आपको अगर और भी कम अगर मैटर लगता है तो आप उसमें जोड़ते हुए चले जाइएगा हेडिंग बना करके। देखिए, विज्ञान का इतिहास से सहसंबंध, इतिहास जो हमारा जो था, हिस्ट्री जो हमारी जो थी पुरानी, उसमें विज्ञान का हमारा क्या उपयोग था। तो देखिए क्या है, विज्ञान का मानव संस्कृति एवं सभ्यता में प्रगाढ़ संबंध है। जो हमारा विज्ञान है वो हमारी जो मानव की जो संस्कृति जो थी एवं मानव की जो हमारे सभ्यताएं जो हैं उससे प्रगाढ़ संबंध है। और विभिन्न प्राणियों के उद्विकास, जैसे कि हमारा क्या हुआ, जितने भी प्राणी थे उनका जो भी विकास हुआ, उस विकास में हमारे विज्ञान की बहुत सारी भूमिकाएं हैं। कहने का मतलब क्या है कि उद्विकास अनुवांशिकों के सिद्धांतों, जीव वैज्ञानिकों के आविष्कारों के इतिहास की जीवनियाँ आदि के माध्यम से ऐतिहासिक घटनाओं के महत्व को स्पष्ट किया जा सकता है। इस बात को आप समझिए, क्या कहना चाह रहे हैं ये कि जो हमारा विज्ञान है वह इतिहास में किस तरह से संबंधित है, किस तरह से एक दूसरे के साथ कोरिलेशन है। तो जो हमारे प्राणी जो थे, विभिन्न प्राणियां, उन प्राणियों का जो विकास हुआ, उनमें अलग अलग नए नए खोज किए गए उन विज्ञान विषय में, या हमारे जो पुराने जो इतिहास थे उनमें अलग अलग नई नई चीज़ें उसमें खोज करके लोग लाए। जैसे हमारे अनुवांशिक सिद्धांत हमारे जो हुए, जो जैव वैज्ञानिक जो हमारे जो थे, जो वैज्ञानिक लोग थे, वो नए नई चीज़ों का आविष्कार किए। और उस इतिहास मतलब पुराने आविष्कार कब कर चुके हैं, मान लीजिए पुराने कर चुके हैं तो वो भी तो हमारा एक इतिहास बना हुआ है कि ये वैज्ञानिक, फला वैज्ञानिक इस चीज़ पे खोज किए, फला वैज्ञानिक इस चीज़ पे खोज किए। जैसे मान लीजिए कि मटर के पौधे, तो मटर के पौधे पे खोज हुआ। मतलब ऐसे बहुत सारे फसल हैं, या बहुत सारे ऐसे हमारे ट्यूबलाइट हैं, हमारे पंखा हैं, हमारे मोबाइल हैं, अलग अलग कंप्यूटर हैं। इन सभी चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग लोगों ने खोज किया। और आज वो खोज हमारे इतिहास है, वो पुरानी चीज़ें हैं जो कि आज वो खोज किए थे और आज हमारे उपयोग में आ रहा है। हमारे आधुनिक युग में, हमारे आधुनिक दैनिक जीवन में हम उसका यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, और उसको आसान हम मतलब अपने कठिनाइयों को या कठिन कठिन समस्याओं को हम अपना आसान बना लेते हैं। तो वही कह रहा है कि आविष्कारों के इतिहास, इनकी जीवनियाँ आदि के माध्यम से, मतलब उनके हम इतिहास को हम पढ़ते हैं, उनके जीवनियों को हम पढ़ते हैं, उनकी कविताएं हम कहानियों में पढ़ते हैं कि इन्होंने इस चीज़ का खोज किया था, इन्होंने इस चीज़ पर खोज किया था। अलग अलग मतलब मैथमेटिक्स जितने हैं वैज्ञानिक लोग, वो अलग अलग मतलब सूत्र दिए थे, अलग अलग फार्मूले दिए थे। तो इन सभी चीज़ों पे ऐतिहासिक ये जो घटनाएं हैं उसको महत्व स्पष्ट किया, उसको सरल बनाया, उसको हमें दिया। हम समझ रहे हैं कि आपको 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि विज्ञान का भाषा से सहसंबंध क्या है और विज्ञान का इतिहास से क्या सहसंबंध है। इसमें जितना आप बढ़ा चढ़ा के लिखना चाहते हैं आप लिख लीजिएगा। एक बार इसका आप क्या करिए, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी उसके बाद हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि विज्ञान का भौतिक विज्ञान से सहसंबंध, कि जो हमारा विज्ञान है उसका भौतिक विज्ञान से किस प्रकार से सहसंबंध है, किस प्रकार विज्ञान जो है भौतिक विज्ञान के से मतलब अपने आप को कोरिलेट करता है। तो विज्ञान जो है, भौतिक विज्ञान शिक्षण का एक अंग है। जो हमारा भौतिक विज्ञान है वो एक शिक्षण का एक अभिन्न अंग है या एक अंग है। यह मानवीय क्रिया का सुव्यवस्थित एवं संगठित ज्ञान के क्या है, यह मानवीय विज्ञान का सुसंगठित, जो हमारा यह मानवीय क्रिया है, जो हमारी मानव की जो भी क्रियाएं होती है, उन मानव की क्रिया का सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित
ज्ञान के रूप में प्राप्त किया गया एक उत्पाद है कि जो भी मानव हमारा जो भी क्रियाकलाप करता है उसको एक सुव्यवस्थित ढंग में, एक सुसंगठित मतलब जो ज्ञान वो प्राप्त करता है, उस ज्ञान को उसका एक किया गया जो भी प्राप्त करता है आदमी, जो मानव, उसका एक किया गया एक उत्पाद है। यह हमारी सूचनाओं, जो भी मानव एक सूचनाएं जो भी हमारा ग्रहण करता है, उनकी जो भी अवधारणाएं होती हैं, उनकी अवधारणाओं, सूचनाओं, अवधारणाओं, सामान्यकृत जो भी उनका निर्णय होता है और उनके जो नियम एवं जो सिद्धांत होते हैं, उससे संबंधित तथ्यों का, जो भी हमारे नियम होंगे, जो भी हमारे निर्णय होंगे, उनसे जो भी उन सिद्धांत हमारे होंगे, उनसे संबंधित तथ्यों का उत्पाद है, जिसमें समस्त भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाता है। कि जो हमारा विज्ञान है उसमें जितने भी समस्त जो भी राशियां, भौतिक राशियां होती हैं, जो सभी भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाता है और उन सभी भौतिक राशियों का अध्ययन करने के बाद फिर इनमें जो भौतिक एवं अजैविक, एक जैविक होता है, एक अजैविक होता है। तो एक हमारी जो भौतिक क्रियाएं हैं, ये जो भौतिक है, और एक अजैविक जो भी वस्तुएं हैं उससे संबंधित अध्ययन किया जाता है। और उसके बाद इसके अंतर्गत जो हमारा पदार्थ होते हैं, जो हमारी ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा निकलती है, जो हमारी शक्ति होती है, उनके गुणों एवं रूपों आदि का अध्ययन किया जाता है। कि जो हमारा विज्ञान शिक्षण है, उस विज्ञान शिक्षण से जो भी हमारे भौतिक जो क्रियाकलाप हैं, जो हमारे मानव जो सुसंगठित और सुव्यवस्थित और सुसंगठित जो हमारा ज्ञान जो प्राप्त होता है, उन ज्ञान से जो उत्पाद हमें जो मिलता है, और वही हमारी सूचनाओं को, वही हमारी अवधारणाओं को एवं सामान्यकृत जो हमारे नियम होते हैं, जो हमारे सिद्धांत होते हैं, उन सभी सिद्धांतों से संबंधित जो हमारे तथ्य होते हैं, उन सभी तथ्यों को ऐसा, उनसे तथ्यों से जो हमारे जो उत्पाद जो निकलते हैं, या जो हमारे जो उत्पाद जो होते हैं, उनमें जिन मतलब समस्त भौतिक राशियाँ, जो भी हमारे भौतिक जो राशियां होती हैं, जैसे तो भौतिक राशियां आपको पता भी है, लंबाई है, दूरी है, ये सब चीज़ें, तो आप अलग अलग जब आप खोज करते हैं, जब संबंध आप निकालते हैं, तो उनमें हमारा विज्ञान का सबसे ज़्यादा रोल होता है। जैसे पहले लोग क्या करते थे, अपने आप को बहुत ज़्यादा दूर दूर तक चले गए, लेकिन बाद में अब क्या हुआ, अब हमारे गाड़ी आ गई, अब हमारे जो किलोमीटर मापने की जो लंबाई मापते हैं, मतलब अलग अलग जो मात्रक जो हो गए, और इस तरह भौतिक अलग अलग बहुत सारी भौतिक राशियाँ जो होती हैं, उन सभी भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाता है। और उनमें जो भी हमारे भौतिक और अजैविक जो भी हमारे वस्तुएं हैं, उन सभी का अध्ययन किया जाता है इन्हीं सब के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से। और पदार्थ, ऊर्जा, शक्ति के गुण एवं रूपों आदि का अध्ययन किया जाता है। अगला देखिए क्या है कि विज्ञान का वनस्पति विज्ञान से सहसंबंध कैसा है। जो हमारा विज्ञान है वो हमारा वनस्पति विज्ञान से किस प्रकार से संबंध है, किस प्रकार से कोरिलेशन उसका है। तो सामान्य अर्थ में जितने भी जीवधारी होते हैं, जो भी हमारे जीव होते हैं, उन सभी जीवों का दो प्रमुख वर्ग है, उनको हम दो प्रमुख भागों में बांटते हैं। पहला हमारा क्या है, प्राणी, और दूसरा हमारा क्या है, पादप। जैसे जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, और दूसरा एक क्या है, प्राणी है जो मानव है। जीव जंतु हो गए तो मानव जीव जंतु सब उसमें आ जाएंगे, और एक पेड़ पौधे जो पादप हो जाते हैं वो एक अलग आ जाते हैं, तो उनमें विभक्त किया गया। और वनस्पति जो हमारी है, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पादपों का अध्ययन किया जाता है। जो हमारी वनस्पति विज्ञान है उसके अंतर्गत हम जितने भी पादप हमारे होते हैं, उन पादपों का अध्ययन किया जाता है। और इसके अंतर्गत हमारे जो पादप होती है, उन पादपों की जो संरचनाएं होती हैं, उन संरचनाओं का विकास एवं वृद्धि, उनके जो पोषण होते हैं इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है। और इसमें भी हमारे विज्ञान का बहुत सारा रोल है, बहुत सारी उसमें हमारी भूमिकाएं हुए। तो ये हम सोच रहे हैं, मतलब हम समझ रहे हैं कि आपको विज्ञान का भौतिक विज्ञान से क्या संबंध था और विज्ञान का वनस्पति विज्ञान से क्या संबंध था। आप इसको समझ गए होंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि जो विज्ञान हमारा है, उस विज्ञान का रसायन विज्ञान से क्या महत्व है, और उसी विज्ञान का हमारे जीव विज्ञान और जो कुछ भी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि विज्ञान का रसायन विज्ञान से क्या सहसंबंध है। कि हमारा जो विज्ञान है, साइंस है, उसका जो हमारा रसायन विज्ञान है, जो हमारा केमिस्ट्री साइंस है, उसमें इसका क्या सहसंबंध है, उसमें उसका कोरिलेशन कैसा है। तो देखिए क्या है कि इसके अंतर्गत पदार्थ के गुण संरचना, जो हमारा विज्ञान है रसायन विज्ञान, इस रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो पदार्थ के जो गुण होते हैं, जो उनकी जो संरचना होती है, तथा उनमें होने वाले जो भी परिवर्तन होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। इनकी भी दो शाखाएं होती हैं। जो हमारा रसायन विज्ञान है, इन रसायन विज्ञान की भी दो शाखाएं होती हैं। उसमें पहली शाखा क्या है, वो हमारा कार्बनिक है, तथा दूसरी शाखा क्या है, वो हमारा अकार्बनिक है।
पहली शाखा कार्बनिक और दूसरी शाखा अकार्बनिक। जो हमारा रसायन विज्ञान है उसमें अकार्बनिक के अंतर्गत सभी अकार्बनिक तत्वों एवं उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। जो हमारे अकार्बनिक रसायन हैं उन अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत हमारे जो अकार्बनिक जो तत्व होते हैं, जितने भी जो अकार्बनिक हमारे जो तत्व विद्यमान हैं, उन सभी अकार्बनिक तत्वों का अध्ययन एवं उनके जो भी यौगिक हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तथा जो हमारे कार्बनिक जो रसायन हैं, जो हमारे कार्बनिक जो रसायन हैं, उन कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हमारे जितने भी कार्बन हैं, जो कार्बन की जितनी भी धातुएं हैं, जो कार्बन की जितनी भी धातुएं बनाई गई हैं, उन सभी कार्बनिक उनके जो भी यौगिक हैं कार्बन से बने हुए, उन सभी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन के अंतर्गत। तथा रसायन विज्ञान जो हमारा है ये हमारे दैनिक जीवन के लिए या हमारे जीवन के लिए अत्यधिक महत्व है। जैसे अगर देखा जाए कि हमारा रसायन विज्ञान किस किस चीज़ों में हमारे दैनिक महत्व है, तो जो हमारे जितने भी खाद्य श्रृंखलाएँ हैं, जो भी हम खाते हैं, उसमें भी हमारे रसायन विज्ञान मतलब जो हमारा रसायन है, जो हमारी केमिस्ट्री है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो हम वस्त्र पहनते हैं इसमें भी हमारा रसायन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो परिवहन है, जो हमारे जो आवास हैं, उसमें जो कपड़े हैं, औषधियाँ हैं, जितनी भी दवाइयाँ बनाई जाती हैं अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं, हम जब बीमार पड़ते हैं तो इन्हीं रसायन विज्ञान मतलब जो रसायन हमारा है, जो हमारी जो औषधियाँ हैं रसायन से बनी हुई उसी का हम उपयोग करके अपने बीमारियों को हम दूर करते हैं। तो इस तरह से हमारे जो रसायन विज्ञान है वो हमारे विज्ञान में किस तरह से सहसंबंध है, किस तरह से अपने आप को स्थापित करता है, इसको हम लोग जान गए। अगला देखिए कि जो हमारा विज्ञान है, इस विज्ञान का हमारे जीव विज्ञान से किस प्रकार सहसंबंध रखता है। तो हमारे जितने भी जीव हैं, जीव विज्ञान के अंतर्गत समस्त जीव, जितने भी जीव हैं जो हमारे मानव प्राणी हैं, इन सभी जीव, संपूर्ण मानव जाति, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, इसको आप लिखते चलिए। जितने भी संपूर्ण मानव जाति हैं, इस मानव जाति के बाद जो वनस्पति हमारे जगत हैं, उस जगत के बाद जो हमारे प्राणी जगत हैं, तथा जो जीवाणु होते हैं, इन सभी आदि का अध्ययन किया जाता है किसके में, जीव विज्ञान के अंतर्गत। इसका जो भी इनके अंतर्गत जीवधारियों का विकास, जो भी जीव होते हैं उन जीवधारियों का किस तरह से विकास होता है उसका अध्ययन किया जाता है। उन जीवधारियों की उत्पत्ति कैसे होती है, वो कैसे जन्म लेते हैं, कैसे विकास करते हैं, वो जितने भी जीवधारी होते हैं वो कैसे अपने क्रियाकलाप करते हैं, उनकी क्रियाकलाप, उनकी जो रचनाएं होती हैं, उनके बनावट जो होते हैं, उनके जो वो जिस भी वो वातावरण में रहते हैं, उनके वातावरण, परिवेश, उनके पारस्परिक जो भी क्रियाएं होती हैं, वो जो भी क्रियाकलाप करते हैं, एवं जीवन मृत्यु से संबंधित, इसमें कह भी रहा है कि एवं उनकी जो भी जीवन होते हैं, उनके जो भी मृत्यु होते हैं, उनसे संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है कि कौन सा प्राणी कब जन्म लेता है, कब वो मरता है, कितने दिनों तक जीवित रहता है, उनका अध्ययन किया जाता है। अतः जीव विज्ञान मानव विकास हेतु आवश्यक है। जो भी जीव विज्ञान हमारा है, जो बायोलॉजी हमारा है, वो हमारे विज्ञान के लिए सबसे ज़्यादा क्या है, हमारे मानव विकास के लिए सबसे ज़्यादा क्या है, यह हमारा उपयोगी है। तो इस तरह से हम विज्ञान का रसायन विज्ञान में क्या सहसंबंध है, बिना रसायन विज्ञान से मतलब हमारे जो भी दैनिक जीवन है उनमें जितने भी हम क्रियाकलाप करते हैं, उनमें जो भी हम कपड़ा वस्त्र पहनते हैं, जो भी औषधियों का प्रयोग करते हैं, उनमें हमारा जो रसायन विज्ञान है उसका उपयोग होता है। जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं, जितने भी जीव जंतु होते हैं, जो भी क्रियाकलाप करते हैं, जो जीव जंतु जितने भी हैं, उनमें जो भी वो उनकी जो क्रियाकलाप होते हैं, उनकी जो रचनाएं होती हैं, उनकी जो बनावटें होती हैं, उनमें जो मानव जाति होते हैं, वो किस तरह से क्रियाकलाप अपने करते हैं, उसमें हमें जीव विज्ञान का जो हमारा जीव विज्ञान है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह से रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान कैसे सहसंबंध स्थापित करता है विज्ञान के क्षेत्र में, यह हम लोग देख लिए। इसके बाद हम लोग दो और देखेंगे। एक गणित के क्षेत्र में, विज्ञान हमारा गणित के क्षेत्र में किस तरह से संबंध स्थापित करता है, और उसके बाद दूसरा हमारा जो भूगोल होता है, ज्योग्राफी होता है, उसमें हमारा विज्ञान किस तरह से अपनी भूमिका निभाता है। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग गणित और विज्ञान और उसके बाद ये भूगोल, इसको हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि विज्ञान का गणित से किस प्रकार से संबंधित है। जो विज्ञान हमारा है वो गणित के लिए किस प्रकार से वो अपने आप में कोरिलेशन बनाता है, किस प्रकार से वो सहसंबंध है। तो विज्ञान जो है, इस तरह हम कह सकते हैं कि विज्ञान शिक्षक के लिए गणितीय क्रियाओं के और सिद्धांतों का स्पष्ट ज्ञान होना अति आवश्यक है। कि जो हमारे गणित के शिक्षक होते हैं या विज्ञान के जो हमारे शिक्षक होते हैं, उन विज्ञान के शिक्षकों के लिए गणित की जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, गणित की जितनी भी संक्रियाएं होती हैं, जितने भी उनके क्रियाकलाप या जिनकी भी उनके सूत्र, नियम, सिद्धांत होते हैं,
उन सभी सिद्धांतों का स्पष्ट ज्ञान होना अति आवश्यक होता है विज्ञान के शिक्षकों के लिए। क्योंकि जैसे एक देखिए दिया गया है कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र, कि जो हमारा सूक्ष्मदर्शी होता है उस यंत्र के आदि की विवेचना, सूक्ष्मदर्शी जो यंत्र हमारे होते हैं, ऐसे बहुत सारे जो भी यंत्र जो हमारे हैं विज्ञान में, उनके जो हमारे जो आदि जो विवेचनाएं होती हैं, उनके विवेचनाएं हमें करने के लिए, उन्हें हमें ज्ञात करने के लिए, उनके करने के लिए गणितीय सांख्यिकी एवं मापन का ज्ञान, जो हमारा गणितीय जो सांख्यिकी है एवं उसमें जो मापन का जो ज्ञान है उसका होना अति आवश्यक होता है। इस प्रकार विज्ञान और गणित के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। एक शब्दों में इसको समझिए तो क्या कह रहा है कि जो हमारा विज्ञान है उस विज्ञान में हमारा जो भी हम विज्ञान की जितने भी हम मान लीजिए चैप्टर कोई भी पढ़ते हैं, मान लीजिए हम मापन पढ़ रहे हैं, तो मापन अगर हम पढ़ रहे हैं तो उस मापन में जितने भी क्रियाकलाप होंगे, हम किसी भी चीज़ की अगर हम कर रहे हैं, हम अगर मान लीजिए बाइक से चल रहे हैं, हम चाल को माप रहे हैं, हम दूरी को माप रहे हैं, हम विस्थापन माप रहे हैं, कोई भी अगर हम मापते हैं तो उसमें हमारी किसकी संक्रियाएँ होती हैं, किसके हमारे चिन्ह होते हैं, किसके हमारे नंबर्स होते हैं, तो हमारी गणित की संक्रियाएँ होती है कि नहीं होती, उसमें जोड़ घटाव होता है कि नहीं होता है, उसमें गुणा भाग होता है कि नहीं होता है। तो इन सभी संक्रियाएँ जितनी भी होती है, तो अगर विज्ञान का शिक्षक है तो उसको गणित का भी ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि अगर वो गणित का शिक्षक, अगर विज्ञान का शिक्षक अगर वो है और उसको अगर गणित के अगर जोड़ घटाने या फिर गुणा भाग या फिर छोटी मोटी अगर संक्रियाएं, उनके जो नियम होते हैं गणित के, अगर वो नहीं जानता है तो बीच में अगर सवाल लगा रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, उसका सवाल गलत हो जाएगा, उसका उत्तर वो नहीं निकाल पाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा विज्ञान है उसमें गणित की संक्रियाएं या गणित की जो भी सहसंबंध हैं वो बहुत आवश्यक होते हैं। उनके सहसंबंध जो कोरिलेशन होते हैं वो अति आवश्यक होते हैं। अगला देखिए, जैसे हमारा विज्ञान है उस विज्ञान का भूगोल से किस प्रकार से संबंधित होता है। जो हमारा भूगोल होता है, जो हमारी ज्योग्राफी होती है, उस ज्योग्राफी में हमारे विज्ञान का किस तरह से भूमिका होती है, किस प्रकार से उसका रोल होता है। तो भौगोलिक तत्वों का जिस प्रकार से, जो हमारे भौगोलिक जो भी तत्व हमारे हैं, जो हमारा भौगोलिक तत्व होता है उसमें जिस प्रकार से भूगोल से संबंध होता है, उसी परिप्रेक्ष्य में मिट्टी का प्रकृति एवं रचना, जो मिट्टी की जो प्रकृति होती है, मिट्टी की जो रचना होती है, उनके जो विभिन्न जलवायु होते हैं, भाई अलग अलग जलवायु की अलग अलग मिट्टियाँ, अलग अलग जगहों की अलग अलग मिट्टियाँ होती हैं, अलग अलग जलवायु होते हैं, अलग अलग परिवर्तन होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ठंडी है तो कहीं हो सकता है गर्मी होगा, कहीं हो सकता है बर्फ पड़ रहा होगा, कहीं बारिश हो रही होगी। तो अलग अलग जगहों के अलग अलग स्थानों के अलग अलग जलवायु होते हैं, अलग अलग मिट्टियाँ होती हैं। कहीं काली मिट्टी आपको देखने को मिलती है, तो कहीं दोमट मिट्टी देखने को मिलती है, तो कहीं हमारी लाल मिट्टी देखने को मिलती है। तो अलग अलग मिट्टियाँ पाई जाती हैं, अलग अलग वहाँ के जलवायु होते हैं, और उनमें पाए जाने वाले जो भी जीव जंतु होते हैं। देखिए अलग अलग मिट्टी अगर होती है, अलग अलग जलवायु है, तो वहाँ अलग अलग पदार्थ, मतलब क्या नाम है, अलग अलग जीव जंतु भी वहाँ पाए जाते हैं। कुछ जगहों पे कुछ अलग जीव पाए जाते हैं, तो कुछ जगहों पे कुछ अलग जीव पाए जाते हैं। जैसे रेगिस्तान में अगर बालू है तो बालू में वही पेड़ पौधे उगाए जाते हैं जहाँ की पानी कम मात्रा में मिले, और कम मात्रा में हम उस पेड़ या उस फसल को या उस पौधे को हम उगा सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है। और मान लीजिए कहीं अगर बारिश बहुत तेज होती है तो उस जगह वही फसल हम उगाएंगे वहाँ पे जहाँ की पानी बहुत ज़्यादा हो। ऐसा ना हो कि पता चले कि कम पानी वाले फसल को हम वहाँ बीज को बो देते हैं, तो उसमें दिक्कत क्या होगी कि बाद में पता चला पानी बहुत ज़्यादा भर गया, वो उसी में सड़ जाएगा, वो पेड़ कभी होगा ही नहीं अपने आप को। तो उसी तरह कहा जा रहा है यहाँ पे कि जलवायु में पाए जाने वाले जीव जंतु एवं जो भी उनके वनस्पतियाँ होती हैं, उनका अध्ययन विज्ञान एवं भूगोल के मध्य सहसंबंध स्थापित करता है। कि उसमें जो हमारे विभिन्न जलवायु होते हैं, उन जलवायु में पाए जाने वाले जो भी जीव जंतु होते हैं, उन जलवायु में जो भी पाने वाले वनस्पतियां होती हैं, उनमें अपने अस्तित्व, उनका खुद का, कहने का मतलब कि जो भी जीव जंतु होंगे जिस जलवायु में अगर वो रहते होंगे तो अपनी वो रक्षा खुद स्वयं से करने का प्रयास करते हैं। जो भी वनस्पतियां होंगी, जो भी पेड़ पौधे होंगे, वह अपनी अस्तित्व, अपना अस्तित्व बचाने के लिए, खुद की रक्षा करने के लिए अपने आप को जलवायु के अनुकूल बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम ही लोग हैं, एक मानव ही समाज है, तो मानव समाज अगर बरसात आता है तो बारिश के मौसम में अपने आप को थोड़ा सा बारिश का आनंद लेता है, अपने आप को अनुकूल उस तरह बना लेता है। थोड़ा सा बीमार आदमी पड़ते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को क्या करते हैं, उस अनुसार ढाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आज के डेट में सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो सर्दी में धीरे धीरे क्या है, शुरुआत में ठंडी, मान लीजिए किसी लोग को मतलब एलर्जी है, या किसी को मान लीजिए अगर ठंडी नहीं मतलब सूट करती है, या किसी अगर मान लीजिए गर्मी का मौसम आ गया, गर्मी किसी को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि वो गर्मी एकदम सहने की एक तरीके से अपने आप को उस अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं। अगर ज़्यादा गर्मी होती है तो अपने आप को गर्मी सहने का प्रयास करने लगते हैं, ज़्यादा ठंडी होती है तो ठंडी अपने आप को मतलब सहन करने का प्रयास करने लगते हैं। तो इस तरह से जिस भी जगह के जलवायु के जहाँ के भी लोग होंगे, उस तरह से अपने आप को वहाँ के
पेड़ पौधे या वहाँ के जो जीव जंतु होंगे वो अपने अनुकूल बनाने का प्रयास, उसके अनुकूल मतलब अपने प्रकृति के अनुकूल बनाने का अपने आप को प्रयास करते हैं। तो उस वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनका अस्तित्व अपने रक्षा करने के लिए अपने आप को जलवायु के अनुकूल बनाते हैं। इस प्रकार जो शिक्षक होता है उस शिक्षक को विज्ञान के साथ साथ भूगोल का ज्ञान भी प्रदान कर सकता है या भूगोल का ज्ञान भी उसको अति आवश्यक होता है। तो हम समझ रहे हैं कि आज आपके विज्ञान का अन्य विषयों से सहसंबंध ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन का बहुत ही मतलब अगर छोटे में कोई पूछ दे, मान लीजिएगा टॉपिक कोई पूछ दे कि विज्ञान का भूगोल से क्या सहसंबंध है, विज्ञान का गणित से क्या सहसंबंध है, तब तो मान लीजिए 60 में आप लिख के थोड़े मोड़े चले आइए। और इसमें अगर आप मैं 5-6 हेडिंग जो भी मैं दिया हूँ इसमें आप बहुत ज़्यादा अगर चाहेंगे तो और भी बढ़ा करके आप थोड़ा थोड़ा मैं आपको हिंट दे दिया हूँ, उससे आप और भी अपने आप को बढ़ा के लिख सकते हैं। तो मैं आज ऐसा समझ रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए पहले तो। और ये आपका विज्ञान का सहसंबंध मतलब अन्य विषयों के साथ सहसंबंध, इसके साथ आपका जो फर्स्ट यूनिट आपका था ये आपका कंप्लीट हो गया है। सेकेंड यूनिट मैं आपको पहले से सेकेंड या जिसमें जो विधियां हैं शिक्षक की वो आपको मैं पहले से कंप्लीट करा दिया हूं, तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको देख लीजिएगा। तो आप चैनल पे अगर नए लोग अगर हों तो वो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और अगर पुराने लोग अगर आप लोग हैं तो वो लोग आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए, अपने दोस्त मित्र भाई बहन को आप लोग बता दीजिए कि आपका वीडियो जो आपका है एन मिश्रा क्लासेस चैनल के माध्यम से आपको मतलब आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू हो गई है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। धन्यवाद।